वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां अपना टॉपिक चल रहा था रासायनिक बलगतिकी या कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक। और वो जो केमिकल काइनेटिक में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अणुसंख्यता या आणविकता और कोटि के बारे में। उससे पहले हमने के की यूनिट निकाली थी और अपने पास जो हमने के की यूनिट निकाली थी, यूनिट या इकाई के यहाँ पर क्या है, अपने क्या है, विस्तृत अभिक्रिया वेग, जिसे वेग स्थिरांक या वेग नियतांक भी कहते हैं। और हमने जब इसकी यूनिट निकाली थी तो अपने को इसकी जो यूनिट प्राप्त हुई थी वो अपने पास थी मोल 8 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये अपने पास इसकी यूनिट प्राप्त हुई थी जब हमने निकाल लिया था। तो देखो अब अपने पास जो ये यूनिट प्राप्त हुई है, इस यूनिट के आधार पर हम भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं जो है उन अभिक्रियाओं की अलग अलग इकाई अभिक्रियाओं के लिए के की यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखो कल हमने कोटि की परिभाषा पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और कोटि में हमने पढ़ा था दर नियम या वेग नियम जो है, वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग, प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग, घातों का योग कोटि होता है। यही पढ़ा था। और इसमें देखो हमने ये देखा था, अपने पास जैसे ये था एक अभिक्रिया के लिए वेग समानुपाती ए इसकी घात स्मॉल ए थी, बी इसकी घात स्मॉल बी थी। हमने कोटि निकालने के लिए क्या किया था, कोटि बराबर हमने ए प्लस बी किया था और इस ए और बी का योग हमने एन माना था। मतलब कुल मिलाकर एन क्या है, यहाँ पर कोटि है। ये जो एन है वो आपके क्या है, कोटि का मान है। तो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए कोटि भिन्न भिन्न हो, उस समय उनके लिए के या वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होगी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने एन के अलग अलग मान लेकर। आपको एन का कोई सा भी मान दिया हो, आप उस अभिक्रिया के लिए के यानी वेग स्थिरांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई निकाल सकते हो। तो देखो अपने पास दिया हुआ है एन बराबर ले लेते हम 0। एन यानी कोटि क्या हो, 0, अर्थात अभिक्रिया की कोटि 0 हो। अभिक्रिया की कोटि 0 0 हो। अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है तो आपको के की यूनिट निकालनी है। तो देखो के बराबर अपने पास क्या है, मोल 8 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1 है। एन का मान आपको दिया हुआ है, एन बराबर आपको दिया हुआ है देखो 0। तो इस फॉर्मूले में मैं 0 का मान रख देता हूं। तो के बराबर मोल 1 माइनस एन की जगह 0 लिख दें। फिर अपने दूसरा है लीटर एन की जगह 0 माइनस 1 लिख दें और सेकेंड माइनस 1। तो देखो के बराबर मोल की तो आपके क्या आ जाएगा, एक में से 0 घटाएंगे तो 1, और किसी भी पदार्थ की घात 1 हो तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। लीटर देखो 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 को दर्शाना है और सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों यदि किसी अभिक्रिया में विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक के दिया हुआ है और उस के की यूनिट आपको ये दी हुई है और आपसे पूछे अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो अगर के की मान उसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, मतलब वो आपके शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। ले स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं अपने,
अब बच्चों n का मान 1 ले लेते हैं। n का मान n बराबर 1, अर्थात अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि 1 हो। अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है तो आप क्या करेंगे, के की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखो के बराबर अपने पास है मोल, मोल की घात है 1 माइनस है लीटर, और लीटर की घात दी हुई है आपको n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। बच्चों n का मान अपने को 1 दिया हुआ है, तो k बराबर मोल 1 माइनस n का मान 1 लिख दूं, n का मान 1 है, लीटर n माइनस 1 है, n का मान 1 तो 1 माइनस 1 और सेकंड माइनस 1। तो देखो k बराबर क्या रह गया मोल, और मोल की घात आ गई 0, लीटर बच्चों लीटर की घात भी कितनी आ गई 0 और सेकंड माइनस 1। और बच्चों किसी भी पदार्थ की सांद्रता की घात जो है वो अगर आपको 0 दी हुई है तो उसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है, तो k की यूनिट क्या रह जाएगी सेकंड इनवर्स। और जब किसी अभिक्रिया में या किसी पदार्थ में विशिष्ट अभिक्रिया का मान दिया हुआ है और उस पदार्थ की इकाई सेकंड इनवर्स लिखी हुई है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि उस अभिक्रिया की कोटि कितनी है 1 है। वो अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि अभिक्रिया की अभिक्रिया है, ऑर्डर रिएक्शन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये होगी बच्चों आपके पास कि n का मान जब 1 है, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट निकाल लेते हैं। देखो जब n बराबर 2 ले लेते हैं, अर्थात अर्थात अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि 2 हो। जब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो 2 दी हुई हो आपको, तो उस समय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या के जो है उस के की यूनिट क्या होगी? तो देखो के की यूनिट के लिए वही अपने पास मोल और सांद्रता की घात कितनी है 1 माइनस n, लीटर सांद्रता की घात कितनी है n माइनस 1 और सेकंड माइनस 1 है। तो देखो यहाँ पर n का मान मैं 2 लिख देता हूं, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी मोल 1 माइनस 2 लिख दें, लीटर n का मान 2, 2 माइनस 1 और सेकंड माइनस 1। तो सोल्व कर दें तो k इज इक्वल मोल की घात कितनी रह जाएगी माइनस 1, लीटर की घात कितनी रह जाएगी प्लस की 1 और सेकंड इनवर्स। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो है या वेग स्थिरांक वेग नियतांक क्या है और के की यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दी हुई है, इसका सीधा तात्पर्य क्या है अभिक्रिया जो है वो आपके क्या है द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के बच्चों 2 तरीके देख लिए हमने। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके कौन से लिए? एक तो अपने पास मान लो जैसे ये अभिक्रिया दी हुई है 2a प्लस b, तीर का निशान उत्पाद लिखा हुआ है और आपको इसके नीचे वेग पद दिया हुआ है, वेग इज इक्वल के a की घात कुछ नहीं दी हुई है और b की घात आपको 2 दी हुई है और आपसे पूछे कोटि कितनी है। तो बच्चों वैसे दरअनुपातिक क्रिया नियम कहता है कि मोल घात में चले जाते हैं, लेकिन जब आपको वेग पद दिया हुआ है
जब वेग पद दिया हुआ है तो आपको केवल वेग पद देखना है और कोटि निकालनी है। तो कोटि का तरीका क्या है? सांद्रताओं की घातों का योग। तो सांद्रता ए और बी है, एक की घात कुछ भी लिखी दी हुई है, और जब किसी भी पदार्थ पर घात लिखी हुई नहीं है इसका मतलब उसकी घात कितनी है? एक। तो ये एक प्लस, देखो बी की घात कितनी दी हुई है? दो दी हुई है, तो एक प्लस दो, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी आपकी? तीन हो जाएगी। या आपको दिया हुआ जैसे ए प्लस टू बी, तीन का निशान, या आगे उत्पाद लिखा हुआ है, इसके लिए वेग पर दिया हुआ आपको वेग समानुपाती एक की घात एक बट्टा दो, और बी की घात दी हुई आपको माइनस एक बट्टा दो। आपको कोटि निकालनी है। आप इसमें पहले तो समानुपाती चिन्ह हटा दो, तो के एक की घात एक बट्टा दो, बी की घात माइनस एक बट्टा दो। आपको ज्ञात क्या करनी है? कोटि निकालनी है। कोटि निकालने का अपना तरीका क्या है? घातें जुड़ जाएगी, तो एक बट्टा दो प्लस माइनस एक बट्टा दो, 100 करें। तो देखो वैसे तो आपको पता है, वो पता है सबको आ रहा है कि प्लस एक बट्टा दो और माइनस एक बट्टा दो को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, लेकिन फिर भी निकाल देता हूं मैं। तो कोटि बराबर एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा दो, तो आपके कोटि कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो एक तो तरीका है आपके पास ये कि किसी अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालोगे। सांद्र अगर आपको वेग पद दिया हुआ है तो सांद्रताओं की घातों का सीधा योग करना आपको और उसकी कोटि निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के उदाहरण, ये आपको एग्जाम्पल दिया है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद देखो, एक कई बार क्या होता है, अभिक्रिया लिखी हुई है जैसे अपने पास ए प्लस टू बी, तीर का निशान आगे उत्पाद लिखा हुआ है, और इस अभिक्रिया के लिए आपको दिया हुआ है k इज इक्वल 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक और दिया हुआ आपको 2a प्लस बी उत्पाद k की वैल्यू दी हुई आपको 1 इंटू 10 की घात माइनस 2 मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। और एक दिया हुआ बच्चों आपको a प्लस बी, तीन का निशान उत्पाद, और इसके लिए आपको k का मान दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की घात 2 सेकेंड इनवर्स। और आपसे पूछे कि दिया हुए पदार्थ आपको जो समीकरण उदाहरण दिए हुए इन उदाहरणों की कोटि बताओ या दी हुई रिएक्शन की कोटि बताओ। तो जब आपको वेग पद दिया हुआ है तब तो घातें जोड़कर कोटि निकालनी है, और जब आपको k का मान दिया हुआ है, अगर आपको k की वैल्यू दी हुई है तो उस कंडीशन में आपको कोटि निकालने के लिए क्या करना है? ये जो इकाई दी हुई है इस इकाई को गौर फरमाना है आपको। इस इकाई को पहचान करनी है कि ये कौन सी कोटि की रिएक्शन के लिए आती है। तो देखो मोल अपनी क्या था, सीधा ये लिख लिया करो, के बराबर होता है मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और सेकंड माइनस 1। तो देखो सेकंड तो तीनों में माइनस 1 है। अब आपको एन का मान रख दो, पहले एन का मान में जीरो रखता हूं, जैसे एन का मान जीरो रखता हूं तो मोल 1 आ जाएगा, ये रहा मोल 1। एन का मान जीरो रखता हूं तो लीटर माइनस 1 और सेकंड माइनस 1 गई। मतलब ये कौन सी है आपके, इसकी कोटि क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया। यह इकाई कौन सी अभिक्रिया की? शून्य कोटि की है। मतलब अभिक्रिया कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें देखो आपको मोल का मान माइनस 1 दिया हुआ है, और मोल का मान माइनस 1 कब आए? जब मैं एन का मान कितना रखूं? 0, 1 या 2। अगर मैं 0 रखता हूं तो मोल 1 आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। अगर मैं 1 रखता हूं तो मोल 0 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन देखो अगर मैं एन का मान 2 रखूं तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। मतलब इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई आपके? द्वितीय ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। और बच्चों एक में केवल सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो देखो यहां एन का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है आपके? प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। ये दो तरीके हुए बच्चों अपने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया की कोटि का आकलन करने के या कोटि ज्ञात करने का। एक काम करो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो आप। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या होगी, अभिक्रियाओं की कोटि। अब एक छोटा सा नोट देखते हो, देखो आपके जो आपके अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, रिएक्शन दो प्रकार की होती है मोस्टली। एक तो आपकी होती है सरल रासायनिक अभिक्रिया, सरल रासायनिक अभिक्रिया, और एक होती है बच्चों आपके जटिल जटिल रासायनिक अभिक्रिया, जटिल रासायनिक अभिक्रिया। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, सरल रासायनिक अभिक्रिया और जटिल रासायनिक अभिक्रिया की मैं बात करूं तो दोनों में अंतर क्या है बच्चों। सरल रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में जितने कण भाग ले रहे हैं उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता उतनी हो। जैसे आपके पास ये अमोनिया दिया हुआ है 2 मोल, इसको आप अपघटित करे हो, ये N2 प्लस 3H2 बना रहा है, तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कितनी है, 2 है। अणुसंख्यता कितनी है, 2। और इसमें देखो कणों की संख्या भी कितनी है, 2। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं की अणुसंख्यता भाग लेने वाले कणों की संख्या के समान ही होती है उन्हें सरल अभिक्रियाएं कहते हैं। या ये बोल दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कणों की संख्या जितनी होती है अणुसंख्यता भी उतनी ही होती है। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है उन अभिक्रियाओं को सरल अभिक्रिया कहते हैं, और इनकी अणुसंख्यता जितनी होती है उतनी ही दिखाई देती है। लेकिन बच्चों जटिल रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता जितनी दिख रही है उतनी नहीं होती है। अर्थात जिनमें मोलों की संख्या 5, 6, 7 या कह सकते हैं 3 से ज्यादा हो, और जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उन अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें भाग लेने वाले कणों की संख्या अधिक होती है तथा जो अभिक्रिया 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक पदों में क्या होती है, पूर्ण होती है, संपन्न होती है, अर्थात जिनकी अणुसंख्यता दिख रही है उतनी नहीं होती है, उन्हें जटिल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुसंख्यता केवल वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद पर ही निर्भर करती है, या कह सकते हैं मंद पद जो होता है, स्लो स्टेप जो होता है, इस पद पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। इसमें फास्ट पद का कोई रोल नहीं होता है। यानी एक लाइन में कहूं तो अणुसंख्यता सरल रासायनिक अभिक्रियाओं की होती है, जबकि कोटि बच्चों सरल रासायनिक अभिक्रियाओं की भी होती है और आपके जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की भी होती है। परिभाषा नॉर्मल क्या है, कोई अभिक्रिया में जितने मोल भाग ले रहे हैं उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता अगर उतनी है तब तो वो सरल अभिक्रिया है। दूसरी परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो रही है वो सरल रासायनिक अभिक्रिया है। और जटिल रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है एवं जिस अभिक्रिया की अणुसंख्यता भाग लेने वाले कणों की संख्या से भिन्न अलग होती है उन्हें जटिल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इनकी जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की अणुसंख्यता केवल वेग निर्धारक पद या मंद पद स्टेप फास्ट जो होता है उसी पर निर्भर करती है। स्टेप फास्ट जो होता है आपके उस पर निर्भर करती है बच्चों, जबकि कोटि सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके बाद, ये तो थी आपके अणुसंख्यता और कोटि दोनों के बारे में बात कर ली हमने। अब आज बात करेंगे आगे हम समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण की, समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। तो देखो जो हमने कल देखा था अभिक्रिया जो वेग होता है
अभिक्रिया का वेग जो है यह आपके तीन प्रकार का देखा था हमने। एक तो प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग वो होता है जब समय क्या हो 0। तो इस वेग को तो सीधा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय 0 है, मतलब ना तो अभिकारक में कोई बदलाव हुआ और ना ही उत्पाद कुछ बना, तो अभिक्रिया वेग निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक होता है औसत वेग, औसत वेग जो आप निश्चित समय अंतराल पर निकालते हो, ये भी आराम से निकाल सकते हैं। और तीसरा देखा था हमने तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग ये देखा था हमने। और जो इस तात्कालिक वेग की बात करें तो तात्कालिक वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके ढाल होती है, इस ढाल के द्वारा किस वेग को दर्शाते हैं, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाए जाते हैं। और इस वेग में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों तात्कालिक वेग जो होता है इसको ढाल से दर्शाते हैं। इसलिए इस वेग के लिए वेग पद या वेग व्यंजक, वेग व्यंजक या वेग पद जो होता है यह बनाना संभव नहीं होता है, आसानी से नहीं बना सकते। भाई तात्कालिक वेग क्या होता है, बहुत कम परिवर्तन पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है, बहुत कम, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल। और अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल जो होता है, इस समय अंतराल पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है वो बहुत कम होगा। तो इस वेग को ढाल के द्वारा दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ढाल से। इसलिए इस वेग का व्यंजक या इस वेग का पद आसानी से निरूपित नहीं किया जा सकता है। इसलिए फिर अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण लिखे जाते हैं। तो समाकलित वेग समीकरण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तात्कालिक वेग का वेग व्यंजक निरूपित करने के लिए या तात्कालिक वेग समीकरण बनाने के, सॉरी तात्कालिक वेग का समीकरण बनाने के लिए उसको समाकलित वेग समीकरण के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें बात कर लेते हैं हम आपके समाकलित वेग समीकरण की। समाकलित वेग समीकरण, तो बच्चों हम बात करेंगे समाकलित वेग समीकरण की। तो समाकलित वेग समीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिस अभिक्रिया के लिए आप समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हो उसके लिए परिभाषा, परिभाषा के आधार पर उसका निकालोगे आप अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। और सबसे लास्ट में उसका आप क्या निकालोगे, समाकलित वेग समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर आपको समाकलित वेग समीकरण निकालना है या समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है या समाकलित वेग समीकरण बनाना है, तो उसके लिए आप तीन महत्वपूर्ण पदों का प्रयोग करोगे। सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखोगे, फिर परिभाषा से अवकलित वेग समीकरण बनाओगे, यानी अवकलन के पदों में लिखोगे जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में आपके दर नियम में, या कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्री के आधार पर प्रदर्शन या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का निरूपण। और तीसरा निकालेंगे बच्चों समाकलित वेग समीकरण। एक बार लो स्क्रीनशॉट इसका। तो यह आपके समाकलित वेग समीकरण निकालने का क्या है, जरिया है। तो देखो इसमें हम समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। तो समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम अभिक्रिया लेते हैं अपने शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें, तो अपना वही पहला स्टेप जो रहेगा क्या रहेगा,
परिभाषा आपको शून्य कोटि अभिक्रिया क्या लिखनी है? परिभाषा। और शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा देखो कितनी सरल है। इसको समझने के लिए एक बार हम कोटि की परिभाषा लिखते हैं। बच्चों कोटि की मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई थी। एक तो किसी भी रासायनिक समीकरण में जो कण भाग लेते हैं उन कणों में से जिन कणों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उन कणों की संख्या। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जिन कणों की संख्या पर निर्भर करता है उन्हें कोटि कहते हैं, उन कणों की संख्या को। और दूसरा जो लिखा था वो लिखा था हमने वेग नियम या दर नियम। वेग नियम या दर नियम। दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग। सांद्रताओं की घातों का योग कोटि कहलाता है। ये लिखी थी बच्चों ने परिभाषा। और हमने देखा था a प्लस बी को जोड़ने पर मान n आ रहा है। अब अपने अभिक्रिया कौन सी है? देखो शून्य कोटि अभिक्रिया, मतलब a प्लस बी को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखो कोटि की परिभाषा क्या है? वेग नियम या दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग कोटि कहलाता है। अब अपने को लिखनी है शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा। तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए वेग नियम या दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग कितना हो? 0 होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो देखो परिभाषा लिखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो ये होगी आपके ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग, सांद्रताओं की घातों का योग शून्य होता है। उन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये होती है बच्चों आपके शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा। ले जाके इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो ये नॉर्मल परिभाषा हो गई कि जिन अभिक्रियाओं के लिए दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग कितना हो? 0, उन अभिक्रियाओं को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। आर तीर का निशान पी यानी रिएक्टेंट से क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। तो आपको लिखना क्या है? वेग पद लिखना है। तो वेग समानुपाती किसका होता है? वेग समानुपाती होता है क्रियाकारकों के। और क्रियाकारक क्या है? आर या आर की सांद्रता में परिवर्तन। और परिभाषा क्या कह रही है? जिन अभिक्रियाओं के लिए सांद्रताओं की घातों का योग क्या होगा? 0। तो इसका योग क्या होगा? 0। तो देखो बन गया क्या अपने पास? वेग समानुपाती है, चिन्ह को हटाने के लिए शुरू से क्या करते आ रहे हैं? वेग स्थिरांक का प्रयोग। और आर की घात कितनी है? आपके 0। और बच्चों किसी भी पदार्थ की सांद्रता की घात कितनी हो? 0। तो उसका मान कितना होता है? इकाई या 1 होता है, उसमें परिवर्तन इकाई होता है। तो वेग इज इक्वल क्या आ गया आपके? क्या आ गया? वेग ही क्या हो गया? के। अब आपको वेग का प्रदर्शन करना है बच्चों। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग का जो प्रदर्शन करोगे आप वो कहां से करोगे? उस अभिक्रिया में आपको जो समीकरण दिया हुआ है यहां से। और कल स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में हमने दर प्रदर्शन देखा था।
तो आर क्या रिएक्टेंट, तो वेग आपके ये हो जाएगा, आपको इसका प्रदर्शन करना है वेग बराबर, तो आप एक तो के लिख सकते हो और एक आप लिख सकते हो बराबर में वेग के बराबर में, इसके लिए डी आर बट्टा डी टी, ये हो जाएगा वेग का प्रदर्शन। अब आप इस वेग की जगह ये लिख दो, तो के बराबर क्या रह गया आपके डी आर बट्टा डी टी। तो ये जो बना आपके वो क्या बन गया, अवकलित समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। तो देखो सबसे पहले परिभाषा लिख दी कि जिन अभिक्रियाओं के लिए सांद्रताओं की घातों का योग 0 होता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। फिर परिभाषा से देखो यह दरानुपाती क्रिया नियम से वेग समानुपाती आर की घात 0 समानुपाती है चिन्ह को हटा लिया, स्थिरांक घात 0 तो सांद्रता में परिवर्तन 1 और वेग क्या होता है dr/dt, तो के बराबर ये आ गया जो आपका क्या है अवकलित वेग समीकरण। लो इस पूरे का स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।